नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, वर्ष 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो साथियों, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 वर्ष के अंतराल में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। कितना? 82.14% है। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, अगर आपसे महिलाओं की साक्षरता दर पूछी जाए तो 65.46% है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों, आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश जो है यह आपका दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो साथियों, जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में जो है आपका ओडिसी नृत्य किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओडिसी नाम से ही आपको लग रहा है यह आपका ओडिशा का लोक नृत्य शैली है। कथकली आपसे पूछा जाए तो कथकली आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। कथक आपका यूपी का है और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौसम का अनुमान लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, एक्टिवेटर, लेक्टोमीटर या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मौसम का अनुमान लगाने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। अर्थात प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, इसका ऑप्शन है डांडिया, भांगड़ा, गरबा या फिर घूमर। तो साथियों, गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो है आपका यह गरबा त्योहार मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि निम्न में से भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है। इसका ऑप्शन दिया गया है
रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, भारत कोकिला आपसे पूछा गया है, तो भारत कोकिला के उपनाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1954 या फिर ऑप्शन डी दिया गया है 1956 में। तो साथियों, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है आपका 1950 में की गई थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए कि किस डेट को हुआ था, तो यह आपका 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी 1950 में जो है आपका भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह आपका अनुच्छेद 124 में है। किसमें? अनुच्छेद 124 में। तो प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुराना किला का निर्माण निम्न में से किन दो शासकों ने करवाया था? तो साथियों, पुराना किला का निर्माण जो है आपका यह कौन कराया था? तो साथियों, यह आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हुमायूं और शेर शाह सूरी ने। साथियों, यह आपका 14वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फूलों के आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि फूल के आंतरिक भाग को जो है किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकण या फिर परागकोश। तो साथियों, फूल के आंतरिक भाग को स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक निम्न में से गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, 1773 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल जो है आपका वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, MS धोनी या फिर ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो साथियों, नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान जो थे आपका हार्दिक पांड्या थे। कौन है? हार्दिक पांड्या। तो प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो साथियों, आपसे पुरंदर की संधि पूछा गया है, जिसका ऑप्शन है 1665 में, 1667 में, 1669 या फिर ऑप्शन डी है 1662 ईस्वी में। तो साथियों, पुरंदर की संधि जो है आपका 1665 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1665 ईस्वी में। LPG सब्सिडी स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, LPG सब्सिडी स्कीम जो है आपका यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, मेरठ या फिर मुंबई। तो साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपका मुंबई में हुई थी।
प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में कब हुई थी? तो यह आपका 1867 ईस्वी में हुई थी। कब? 1867 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, यह कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु संहार पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो प्यारे साथियों, ऋतु संहार पुस्तक के लेखक जो है आपका कालिदास हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कालिदास। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1956 में, 1955 में, 1958 या फिर 1954? तो साथियों, आपसे पूछा गया है रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पूछा गया आपसे कि पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो साथियों, इनको जो है 1956 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। कब? 1956 में। तो प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण, वाष्पीकरण, क्लोरीनीकरण या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्राकृतिक रबर को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वल्कनीकरण। नारियल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लॉरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल? तो साथियों, नारियल में जो है आपका लॉरिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉरिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, इसका ऑप्शन है 1983 में, 1982 में, 1986 या फिर ऑप्शन डी है 1984 ईस्वी में। तो साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है आपका कब हुई थी? तो यह आपका 1982 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1982 में। और साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति? तो साथियों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपसे पूछा गया है कौन करता है? तो यह आपका राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अर्थात प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, कर्नाटक, केरल या फिर राजस्थान? तो साथियों, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य शैली जो है आपका यह केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है आपका स्वामी विवेकानंद हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, दशहरा को अन्य विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विजयदशमी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, गलसुआ, बेरी या फिर चर्म रोग? तो साथियों, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है बेरी रोग है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा
बेरी रोग है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है थायमीन होता है। क्या? थायमीन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो साथियों द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है आपका, यह किसने लिखा है? तो यह जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स मिल। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका, यह लक्षद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। साथियों आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्पी नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो साथियों हम्पी नृत्य महोत्सव जो है आपका, यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। अर्थात प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां? तो साथियों चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा स्थान। ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भारतीय कलाकार कौन है? तो साथियों ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भारतीय कलाकार ए आर रहमान है। कौन? ए आर रहमान। अर्थात प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आपका, यह कहां से कहां तक है? तो 25 से 28 तक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 से 28 तक। साथियों आपसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया है कि किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो यह आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। तो प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पद्म अवार्ड से सम्मानित सुधा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों पद्म अवार्ड से सम्मानित सुधा सिंह का संबंध एथलेटिक्स से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एथलेटिक्स। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, जिसका ऑप्शन है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अरब सागर में गिरने वाली नदी आपका नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां जो है आपका अरब सागर में गिरती हैं। तो प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है जो टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक मेडल जीता है? तो साथियों आपसे पूछा गया है तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है जो टेनिस के क्षेत्र में, टेनिस शब्द आप ध्यान रखिएगा, जो टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो साथियों यह कौन है आपसे पूछा गया है, तो यह आपका सुमित नागल है। कौन है? सुमित नागल। तो प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था, जिसका ऑप्शन दिया गया है अकबर, बलबन, अशोक, या फिर ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो साथियों सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है आपका यह है इल्तुतमिश ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इल्तुतमिश।
तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।